जय हिंद। आपका स्वागत है इस यूट्यूब के नए चैनल शहबाज खान में। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ट्रेड के थर्ड सेमेस्टर का थर्मल विषय, जिसमें हम आपको आज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मूलभूत सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है ऊष्मागतिकी। हम इस चैप्टर में आपको पहले 5 टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी, दूसरा टॉपिक है ऊष्मागतिकी के नियम, कितने नियम हैं, और तीसरा टॉपिक है इसका कि हम इसकी ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में बताएंगे, इस निकाय में क्या क्या होता है, और इसके निकाय का वर्गीकरण बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी कहलाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा, इसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण, मतलब हम किस किस चीज़ के रूप में उसे रूपांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा को हम किस किस रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें ऊष्मागतिकी में। ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी का अब बात करते हैं नियम। इसमें कितने नियम हैं? तो ऊष्मागतिकी में शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसमें 4 नियम दिए गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नियम है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, और इसमें तृतीय नियम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम पहले पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता है कि यह तापीय साम्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? तापीय साम्य। तापीय साम्य का मतलब होता है ये ताप समान होना। यह तापीय साम्यता पर आधारित है। कहता तापमान के बीच क्या करता है? ये संबंध स्थापित करता है। एक तापमान के बीच संबंध स्थापित करता है। कहता संबंध स्थापित करता है कि वो तापमान समान रखने की कोशिश करता है। ये क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी शून्यवां नियम। अगर तापमान समान नहीं होगा और तो यह क्या होगा? शून्यवां नियम इस पर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये क्या करता है? ये आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसका प्रथम नियम कब लागू होगा? इसकी अब ये आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का मतलब जो ऊष्मागतिकी कार्यरत होगा तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी उस पर निर्भर करता है कि वो बढ़ती है, घटती है, कैसी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम में क्या कहता है? द्वितीय नियम में कहता है वो ये संपूर्ण ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बढ़ते एंट्रोपी के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्या कहता है ऊष्मागतिकी का? ये संपूर्ण ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा बढ़ते एंट्रोपी के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? बढ़ते एंट्रोपी के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं तृतीय नियम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं नॉलेज के लिए। निरपेक्ष शून्य एंट्रोपी पर आधारित। किस पर आधारित है? निरपेक्ष शून्य एंट्रोपी पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ का परम शून्य तापक्रम, किसी भी पदार्थ का परम शून्य तापक्रम पर एंट्रोपी शून्य होती है। यह नियम संभव नहीं होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊष्मागतिकी का वर्गीकरण में एक क्लासिकल ऊष्मागतिकी होता है, सांख्यिकीय ऊष्मागतिकी होता है। इसका विस्तार हम बाद में बताएंगे। पहले बात करते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में। ऊष्मागतिकी निकाय क्या है? ऊष्मागतिकी निकाय वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा रूपांतरण किस में कर सकते हैं? ऊष्मा में कर सकते हैं, कार्य में कर सकते हैं, या ऊर्जा स्थानांतरण कर सकते हैं ऊष्मा या कार्य में, तथा द्रव्यमान में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो ऊष्मागतिकी निकाय होता है वो जो एक निश्चित क्षेत्र होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम ऊर्जा रूपांतरण कर सकते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण कर सकते हैं। रूपांतरण कैसे में कर सकते हैं? ऊष्मा और कार्य में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। उसका मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना। द्रव्यमान में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं परिसीमा। परिसीमा क्या होती है? परिसीमा वो होती है जो वह रेखा है जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती है। मतलब जो बताती है कि ये निकाय कहाँ से कहाँ तक, इसका निश्चित क्षेत्र एक प्रकार का बतलाती है। हमें क्या बतलाती है? एक निश्चित क्षेत्र बतलाती है कि जैसे कोई घर बना हुआ है, उसकी दीवारें क्या बताती हैं कि ये घर की सीमा है, इसके अंदर ही अपन काम कर सकते हैं। उसी प्रकार ये ऊष्मागतिकी निकाय की भी परिसीमा बताता है, मतलब चिन्हित करता है
कि निश्चित क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। इसी प्रकार परिवेश, निकाय की परिसीमा का जो बाहर का क्षेत्र होता है, बाहर का क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसमें ऊर्जा क्या होता है, रूपांतरण होता है, तो परिवेश कहलाता है। अब बात करते हैं समष्टि। ऊष्मागतिकी निकाय में है समष्टि। समष्टि क्या है, निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम अपना चौथा टॉपिक, ऊष्मागतिकी निकाय का वर्गीकरण। चौथा टॉपिक है अपना ऊष्मागतिकी निकाय का वर्गीकरण। ऊष्मागतिकी निकाय को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हम ऊर्जा में द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर, और दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर। पहला हम देखते हैं ऊर्जा में द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर। पहला इसमें खुला ऊष्मागतिकी निकाय। 15 बजे जमा आते हैं मौसी की बोलूं कल के जमा आते 15 बजे 5 के बस कर दो। पहले बात करते हैं हम खुला ऊष्मागतिकी निकाय। दूसरा नंबर पर है बी है बंद ऊष्मागतिकी निकाय। तीसरा है विलगित ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, अब बात करते हैं हम खुला ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में। खुला ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें हम निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। खुला ऊष्मागतिकी निकाय का मतलब है कि वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें हम निकाय की परिसीमा से ऊर्जा, परिसीमा बता चुके हैं हम आपको, परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, खुला ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन, बॉयलर। अब बात करते हैं बंद ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में। बंद ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, वायु ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। बंद ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर प्रेशर कुकर, रेडिएटर, इसमें से क्या केवल स्थानांतरण होता है, ऊर्जा होती केवल स्थानांतरण। अब बात करते तीसरे नंबर पर विलगित ऊष्मागतिकी निकाय। जब हम कहाँ पर चल रहा है, ये वह टॉपिक चल रहा है, निकाय का वर्गीकरण चल रहा है ये। इसमें हम ऊर्जा में द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर चल रहे हैं। इसमें आता है विलगित ऊष्मागतिकी निकाय। विलगित ऊष्मागतिकी निकाय में वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके और ना ही द्रव्यमान का, यानी द्रव्य का विलगित द्रव्य का आदान प्रदान हो सके, विलगित ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे थर्मल फ्लास्क। अब बात करते हैं समांग ऊष्मागतिकी निकाय का। समांग ऊष्मागतिकी निकाय और विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय किस में आते हैं, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। ये दोनों आते हैं किस पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर निकाय का वर्गीकरण कर रहे हैं। निकाय का वर्गीकरण किस प्रकार कर रहे हैं हम दोनों टॉपिक पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। यानी समांग ऊष्मागतिकी निकाय ये वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हों। किसमें उपस्थित हों, एक ही अवस्था में, मतलब जैसा द्रव या कोई कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में चाहिए। अगर वो तरल पदार्थ में होना चाहिए, अगर ठोस में है तो ठोस में होना चाहिए, और गैस में है तो गैस में होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ एक अवस्था में एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हों। विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। गैस में भी हो, ठोस में भी हो, द्रव में हो, और अन्य एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर जैसे वायु एवं आर्द्र वाष्प का मिश्रण है।
जल एवं बर्फ का मिश्रण। ऊष्मागतिकी, अब हम आपको 5वां टॉपिक ले जाते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय के गुण। 5वें टॉपिक किस पे ले जाते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय के गुण में किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी, किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी इसमें उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार निकाय का गुण कहलाता है। निकाय का गुण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। निकाय के प्रमुख गुण हैं दाब, तापमान, आयतन। निकाय का गुण क्या है? दाब, तापमान, आयतन। ऊष्मागतिकी निकाय के गुण में किसी निकाय की अवस्था के लिए, मतलब किसी कोई भी निकाय उसकी अवस्था के लिए उत्तरदायी उसमें उपस्थित क्या होते हैं? द्रव या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार होता है, निकाय का गुण कहलाता है। मतलब वो जिसमें निकाय में जो उपस्थित